हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी संख्या में बिहार लौटे श्रमिकों का आखिर क्या होगा? आज की तारीख में ये सवाल सबसे ज्यादा अहम हो गया है, क्योंकि बिहार लगभग 23 लाख श्रमिक ऐसे हैं जो बिहार लौट चुके हैं सरकारी आंकड़ों में, और इस आंकड़ों से कहीं ज्यादा उन श्रमिकों की संख्या है जो वाकई में बिहार लौटे हैं। और ऐसे में सवाल रोजगार का है, सवाल इसका है कि आखिरकार उनका भविष्य किस तरह चलेगा, हर दिन उनका कैसे कटेगा। शहर छोड़ दिया, दिल्ली मुंबई जो बाहर से आए थे उन्होंने अपना अपना शहर छोड़ दिया, पैदल आए, अलग अलग तरीके से आए, लेकिन आने के बाद आखिर करेंगे क्या? बिहार सरकार के लिए किस तरह सरकार की तरफ से तैयारियां की गई हैं ताकि श्रमिक अपने घर में रहे और हर दिन उनका बेहतर तरीके से चल सके? श्रम मंत्री हमारे साथ है बिहार के मौजूद, विजय सिन्हा सर। श्रमिक पहुंच गए, 23 लाख के आसपास श्रमिक बिहार पहुंचे हैं। स्किल मैपिंग की बात की जा रही है। सबसे पहले तो स्किल मैपिंग क्या है और स्किल मैपिंग में क्या कुछ काम बिहार सरकार की तरफ से किया गया है, और दूसरा मैं ऐप के बारे में भी बात करना चाहूंगी। देखिए, अभी जो भी श्रमिक आ रहे हैं बाहर से, वो श्रमिक अलग अलग ट्रेड में काम करने वाले हैं, अलग अलग अनुभव है। कुछ श्रमिक हमारे जो दैनिक मजदूरी करने वाले हैं, कुछ सुपरवाइजर हैं, कुछ क्लर्क के काम करने वाले हैं, कुछ अपना स्वरोजगार चलाने वाले लोग हैं। ये तमाम तरह के लोग पूरे देश के अंदर कहीं न कहीं काम कर रहे थे। आज जो लौटे हैं तो ऐसा नहीं है कि श्रमिक ही लौटे हैं, सुपरवाइजर भी लौटे हैं, क्लर्कियल कार्य करने वाले भी हैं, और जो छोटे छोटे अपना दुकान चला रहे थे, उद्योग धंधा कर रहे थे, ठेला रिक्शा चला रहे थे, इस तरह के लोगों की जमात भी आई है। तो किस नेचर के वर्क वो कर रहे थे, हमने अपने पोर्टल के माध्यम से उनका एक ऐप बनाया है जिस पर वो पंजीकरण करेंगे। अब पंजीकरण से पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। उस जानकारी के माध्यम से उनका अनुभव लेकर कि किस ट्रेड में आपका अनुभव है, आपको रोजगार की में रुचि है, स्वरोजगार में रुचि है, उस हिसाब से फिर हम उनको मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। जिस ट्रेड में उनको अनुभव है उसका प्रशिक्षण कर करके, और हम प्रयास करेंगे कि नए टेक्नोलॉजी उनको प्रदान करें, प्रशिक्षित करें, ताकि उनको बेहतर मेहनताना मिल सके, सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करा दें, या स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाएं तो उसका वो लाभ उठा सकें। आपने देखा है कि हम लोग जो बनाए हैं कि वर्कर इंफॉर्मेशन, अब ऐप इस तरह का पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं था, लोग चले भी जाते थे। अब इस बार जो आपदा में अनुभव आया है, उस अनुभव से सबक लेते हुए कि इस तरह की आगे भी कभी परेशानी न हो, श्रमिकों के हित में सरकार संकल्पित है, इसीलिए हमने ये ऐप बनाया है। ये जो ऐप बना है मंत्री जी, इस ऐप में पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले उनको, श्रमिकों को? हाँ, आप देखिए कि जैसे श्रमिक पंजीकरण में हम आधार क्या है, रजिस्ट्रेशन का आधार क्या है, ये मैं आपको सबसे पहले तो ऐप दिखाना चाहूंगी। आप इस ऐप को इस वक्त देख रहे हैं, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की तरफ से जो ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप में सबसे पहले श्रमिक को पंजीकरण कराना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन, और उसमें जो जानकारी वो डालते हैं उसके बाद लॉगिन, और फिर अधिकारी लॉगिन करेंगे। श्रमिक जैसे मान लीजिए अगर पंजीकरण करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो फिर उसके बाद क्या? ये डिटेल सब उसमें आएगा। हाँ, उसमें नाम है, हाँ, आधार नंबर डालना है, हाँ आधार है, हाँ, जन्म तिथि है, वैवाहिक स्थिति है, लिंग है, मोबाइल नंबर है, हाँ, और इसके साथ साथ आपको बता दें, साक्षर है, मैट्रिक पास है, इंटर पास है, ग्रेजुएट है, हायर क्या क्वालिफिकेशन है, उनका स्थायी पता, वर्तमान पता, शादीशुदा है तो क्या वो परिवार के साथ जाना चाहेंगे या बैचलर जाना चाहेंगे, कहाँ काम करते थे, काम का पता, उस राज्य का, ये सारा डिटेल इंफॉर्मेशन, और कितने तरह की ट्रेड हैं, कारखाना में काम कर रहे थे, घरेलू काम कर रहे थे, ईंट भट्टा है, पशुपालन है, मतलब अलग अलग ट्रेड में, कंप्यूटर का है, निर्माण का है, ये किस ट्रेड में आप थे, आपको कितने वर्षों का अनुभव है, आप रोजगार चाहते हैं, स्वरोजगार चाहते हैं, आपका ईपीएफ खाता है, क्या कर्मचारी राज्य बीमा से जुड़े हैं, ये डिटेल पूरे विवरण इसमें रहेगा। लेकिन सर ऐप लॉन्च हो गया और इस तरीके की जानकारियां भी भर दी जाएंगी, लेकिन जो अनस्किल्ड है, जिनको अनस्किल्ड छोड़ दीजिए, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनको रजिस्ट्रेशन का तरीका नहीं पता है,
उनके लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है? क्योंकि सबके पास ये सारी चीजें एक्सेसिबल नहीं है, सब ये एक्सेस नहीं कर सकते हैं सारे लेबर्स, तो उनके लिए क्या तरीका निकाला है? वहाँ हमारा एलईओ और एलएस प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, और मैं शिविर भी लगाऊंगा। जो बेचारे ये नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन, मैं शिविर लगवा करके आज 19 लाख भवन कामगार मजदूरों का रजिस्टर हमने करवाया है। आज इस तरह का मैं अभियान चलाऊंगा ताकि अस्थाई समाधान कर सकूं। और इतना ही नहीं, लेबर एक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो भारत सरकार से भी हमने आग्रह किया है कि इस तरह के पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बनाए कि कोई भी मजदूर किसी भी राज्य के अंदर जाता है तो उस राज्य के अंदर जैसे उसके बारे में हम चिंता करते हैं, प्रवासी मजदूरों के बारे में भी हमको उसी तरह से उसका दोहन शोषण न हो सके, उचित मेहनताना मिल सके, उसके साथ तमाम वो फैसिलिटी हम दे सकें जो उस राज्य के अंदर काम करने वाले को मिलता है, और आपदा घटना दुर्घटना के समय भी हम उसका मददगार बन सकें। लेकिन सर सवाल तो यही है ना कि 22 मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ है आज 30 महीने, 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। अगर 2 महीने के बाद भी हम पहले स्टेप पर रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं तो बाकी प्रक्रिया कब होगी? सवाल तो यह है ना कि रोजगार आखिर मिलेगा कब? 2 महीने से तो परेशान है, भुखमरी की नौबत है। जानकारी है नहीं, बहुत सारे मजदूर जो आए हैं क्वारंटाइन सेंटर के अंदर, वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनका जो भी क्वारंटाइन सेंटर जाते हैं डिटेल रजिस्ट्रेशन ले रहा है। ये श्रम संसाधन विभाग अपनी ओर से उनका अस्थाई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जैसे हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर उनके चॉइस के अनुसार लोग नियोजक लेते हैं, ऑनलाइन सिस्टम हो या रोजगार मेला के माध्यम से या जॉब कैंप के माध्यम से, तो ये लाभ उस समय इनको मिलेगा। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों से डे टू डे सारी विषय को रख रहे हैं कि जहाँ जिस हमारा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है, मनरेगा के क्षेत्र में है, जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में है, 7 निश्चय के क्षेत्र में, वहाँ तो उनको जो चाह रहे हैं उनको लग रहा है, उनको मिल रहा है, लेकिन ये उनकी अस्थाई समाधान का हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। सर ये ठीक है, ये क्वारंटीन सेंटर में जो अभी श्रमिक हैं या जो क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकल चुके हैं, तो जो प्रवासी हैं खासतौर पर, तो जैसे बिहार सरकार के पास प्रावधान क्या है? जैसे कई ज़िले में हमने बातचीत की है, कई ज़िलों से इस तरीके की जानकारी निकल कर आई है कि जो पहले से मजदूर यहाँ पर हैं उनको मास्क बनाने का काम पहले दिया जाता है और उसके बाद जो बचता है वो जो प्रवासियाँ हैं उनके लिए है। तो प्रवासियों का नंबर बाद में आता है, जो श्रमिक यहाँ पर हैं पहले से जो अभी बेरोजगार हो गए हैं उनका काम पहले है। तो इसको लेकर के देखिए मैं बता दूँ कि प्रवासी कोई अलग लोग नहीं हैं, आप ही के बीच के एक परिवार प्रवासी आ गए और आप पहले से रोजगार में लगे हैं, ये अमूमन है कि उनको भी उसके साथ लग जाते हैं। रोजगार के अंदर आपने 2.5 लाख से ज़्यादा लेबर कार्ड बना, आपने जॉब के लिए उन्होंने बनाया मनरेगा के अंदर, या इस तरह की और जो व्यवस्था बन रही है तो वो भी तो हमारे आपके परिवार के बीच के ही सदस्य हैं। इसलिए जो काम स्वाभाविक है कि जो काम कर रहे हैं उनकी काम छीना तो नहीं जाएगा, उनके साथ और नए काम का सृजन करके उनको भी लगाया जा रहा है ताकि उनको भी अवसर मिले। 4.5 करोड़ से ज्यादा कार्य दिवस क्यों बनाया गया? पहले 2 करोड़ 2.25 करोड़ कार्य दिवस था। तो ये सब जो रोजगार निर्मित किया जा रहा है और ये रोजगार 2, 4, 6 महीने साल भर के लिए हो सकता है। हम जो इस ऐप के माध्यम से कर रहे हैं एक अस्थाई व्यवस्था, और आपको जानकारी दे दें कि आज पूरे देश से जो 25 से 30 लाख लोग बिहार आएंगे, अभी लगभग 23 लाख के लगभग आ चुके हैं। कई जगह के छोटे लघु कुटीर उद्योग बंद पड़े हैं। कई लोग इंटरेस्ट लेकर के कह रहे हैं कि हम उसका खर्चा बियर करेंगे, बाहर भेज दें, आपस आ करके यहाँ रोजगार के लिए वो नए इंडस्ट्रीज लगाएं, लघु कुटीर उद्योग, हम वैसे लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाकी राज्यों में जो हमारे श्रमिक वहाँ काम करते थे उनके आ जाने से जो कुटीर उद्योग बंद हो गया है वो यहाँ आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। हम लोग आमंत्रित किए हैं, हम लोग तो ऐसे लोगों को आमंत्रित भी करेंगे। बिहार के अंदर आज सारा जो एक उद्योग के लिए फैसिलिटी चाहिए वो उपलब्ध है। पहले हम लोगों को पावर की भी कमी थी, अब पावर की कमी नहीं है। आवागमन के लिए हर गांव तक सड़क पहुंचा हुआ है,
जल का भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, और कुशल श्रमिक भी अब हमारे पास आ गए हैं। ठीक है। तो सारी एलिमेंट सारे तो आज मौजूद हैं, तो यहाँ बेहतर प्रोडक्शन भी हो सकता है, क्वालिटी पूर्ण कार्य भी हो सकता है, और लोगों को ज्यादा लाभ भी हो सकता है। ठीक है सर, तो ये तो चलिए आपदा का वक्त है, महामारी का वक्त है, तमाम जो श्रमिक आए हैं इसके लिए सरकार सोच रही है। आपको नहीं लगता है कि ये अगर पहले किया गया होता तो हमारे श्रमिक राज्य से बाहर गए ही नहीं होते, इस तरीके की तस्वीर आज नजर नहीं आती? देखिए, बहुत सारा फैक्टर है, उस विषय पर जाएंगे तो वो फिर लंबा डिबेट का विषय बनेगा। 70 साल शासन करने वाले लोग और 15 साल जंगल राज लाने वाले लोग बैठ करके जो वातावरण बनाए, और आज भी समाज को जिस तरह से जातीय जहर के रंग से भयभीत करते हैं, कहीं न कहीं निवेशक डर जाता है। छोड़ दें बाहर के निवेशक बिहार में आने का, बिहार के जितने लोग बाहर में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगा के 1 to 10 के अंदर हैं, आज हम उसके साथ संकल्पित हो जाए, जिस तरह से एनडीए सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी विकास के लिए समर्पित हैं, और प्रतिपक्ष में वातावरण को कलंकित करने में समर्पित हैं। तो देखिए, होता क्या है कि कोई भी इन्वेस्टर जाता है, वो देखता कि ठीक है प्रेजेंट सरकार तो हमको मदद करेगी। नहीं, तो मंत्री जी ये बात बताइए, तो 15 साल में बिहार सरकार में जेडीयू है, साथ में भारतीय जनता पार्टी है, तो 15 साल में सरकार ने क्या किया रोजगार सृजन के लिए, इस पर सवाल न किया जाए, इससे पहले चला जाए। आपको बता दें कि 15 साल में आज 5,500 से ज्यादा इंडस्ट्रीज, जंगल राज में आधा भी नहीं बचा था, 2,500 से नीचे चला गया था। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी आए हैं, और दूसरा फैक्टर भी है कि घनी आबादी है, लैंड की कमी है, उसके बावजूद भी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज आप देखें ना, कि आज गांव के अंदर आप देखे राइस मिल, जहां 150, 200 लोग काम कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहा है, काम करने का रोजगार लगा रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन एक अनुकूल माहौल होता है कि पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, जब जिम्मेवार प्रतिपक्ष रहता है और सत्ता पक्ष विकासात्मक सोच की रहती है, तो दोनों पहिया की गाड़ी से और गति से बढ़ती है। विषय वो है, अब एक तरफ कहेंगे कि एक गाड़ी तो गति ला रही है, अब दूसरा गाड़ी उसको दूसरे रंग में रंगना चाहेगा। इस सबसे कहीं ना कहीं भयभीत लोग होते हैं, इस सच को स्वीकारना चाहिए। हमको एक सत्ता में बैठे हैं, मेरी जिम्मेवारी है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, स्वरोजगार का हम ज्यादा से ज्यादा काम सृजन करें, ताकि हम लोगों नौजवानों को रोजगार दे सकें। लेकिन सर आंकड़े यही बताते कि 15 साल में, पिछले 15 साल में जो यहाँ से श्रमिक बाहर गए हैं उनकी संख्या ज्यादा है। बहरहाल स्किल मैपिंग की मैं बात करूंगी, स्किल मैपिंग का जो प्रोसेस है आपने कहा शुरू हो चुका है, इसका टाइम फ्रेम होगा कुछ, कब तक ये खत्म मतलब बंद होगा, कब सरकार जो है कंप्लीट कर देगी स्किल मैपिंग की, इतने लोगों का हमने स्किल मैपिंग कर दिया है, कोई एक फ्रेम होगा? वो तो देखिए टाइम पीरियड चल रहा है, अभी लोग आ ही रहे हैं, जा रहे हैं। हम समझते हैं कि जल्द से जल्द उसकी व्यवस्था पूरी होगी। और आपने अभी जो कहा कि पलायन ज़्यादा बढ़ा है, इस 15 साल में पलायन कमा है, बढ़ा नहीं है। और पलायन शब्द बहुत विस्तृत शब्द है। आज बता दें कि उड़ीसा के लोग प्लम्बर के काम के लिए मेरे यहाँ हैं, आज राजस्थान के लोग शिल्पकार के कार्य में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आज बता दें कि झारखंड की काफ़ी संख्या रहता है, बंगाल के संख्या रहता है, हर स्टेट में हर स्टेट के लोग आते जाते हैं, और उनको ज़्यादा लाभांश कमाने का रहता है, ज़्यादा उनको अवसर मिलने का रहता है। आज भारत के लोग सॉफ्टवेयर के इंजीनियर कितनी संख्या में है अमेरिका में, आप बता दें कहे कि वहाँ पे प्लान हो गया। सब लोग ये हमेशा होते रहेगा, जहां उसके पास मेरिट है, कुशलता है, कौशल है, उस कौशल का सम्मान जहां बेहतर होगा वो जाएगा। उसको पलायन हम नहीं कर सकते हैं। पलायन हम उसको कहेंगे कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें। अब कहिए कि हमारे बच्चे पहले बाहर पढ़ने जाते थे, आज जब हमारी सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, ANM, GNM सब डिस्ट्रिक्ट में खोल दिया, तो संख्या घटेगी कि बढ़ेगी? ठीक है, तो नहीं तो मतलब बंगाल से लोग आ रहे हैं, उड़ीसा से लोग आ रहे हैं, झारखंड से लोग आ रहे हैं, तो वो किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? आपके पास इंडस्ट्रीज गिनाने के लिए कुछ तो कोई इंडस्ट्रीज तो होगा जहां हम गिना सके कि यहाँ आते हैं। आपके असंगठित क्षेत्र के मजदूर सिर्फ इंडस्ट्रीज के अंदर ही काम नहीं करते हैं, उसका मात्र इंडस्ट्रीज के अंदर 10 से 15% लोग ही वर्क कर पाते हैं।
बाकी लोग असंगठित क्षेत्र के बहुत बड़ा दायरा है। 82 से ज्यादा ट्रेड है जिसके अंदर अलग अलग क्षेत्र में वो काम करते हैं और उस क्षेत्र के अंदर में बड़ा स्कोप भी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर आप बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पता है कि एक प्लम्बिंग का क्षेत्र लीजिए, लोग को तो लगता है, लेकिन आज हर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हर घर के अंदर जो नया बन रहा है, जो बन चुका है, सबको चाहिए प्लम्बर, सबको चाहिए इलेक्ट्रीशियन, सबको चाहिए बहुत सारे उससे जुड़े हुए, ये असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। आप फैब्रिकेशन के अंदर देखिए, बहुत सारे नए चीज है। अभी कुंभकार जो है उसके अंदर भी देखिए कि नई टेक्नोलॉजी के साथ नई वातावरण बना रहे हैं। तो इस तरह के अलग अलग सेक्टर भी, ठेला पर है, मौसम के अनुसार बहुत सारी व्यवस्था है। तो ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं होती है, बहुत ज्यादा संख्या होता है। और इस संख्या को ही असंगठित क्षेत्र के लोग जो पहले से संगठित हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वो तो प्लान में जाएंगे। ठीक है सर। स्किल मैपिंग का भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है, धीरे धीरे करके प्रक्रिया। स्किल मैपिंग बहुत जल्द ही हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। जो क्वारंटाइन सेंटर में आ रहे हैं लगभग करीब करीब उनका हो रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो होम क्वारंटाइन के अंदर चले गए हैं, जो डायरेक्ट प्रारंभ के दौर में आए हैं और अपने घर के अंदर बिना जानकारी के चले गए हैं। तो इसको हम चाहते हैं कि पूरी तरह से एक अभियान के रूप में चला करके, मोटा मोटी कोई अंदाजा कब तक खत्म हो जाएगा? इसके अंदर तो हो ही जाना चाहिए। 1 साल के अंदर? नहीं, इस साल के अंदर 2-3 महीना तो है, 1 साल के अंदर 2-3 महीने के अंदर तो खत्म हो जाएगा। हो जाएगा। अभी तक सर कितना स्किल मैपिंग हुआ है, अगर आपके पास आंकड़ा हो देखिए, अभी मंत्रालय के? अब क्वारंटाइन सेंटर में आपदा प्रबंधन के माध्यम से वो व्यवस्था बन रही है, उसकी डिटेल जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। बहुत शुक्रिया।